So guys, welcome back to our own channel Books Review. So in this video, we'll be talking about the most important topics for class 10th ICSE 2023 examination of physics. So इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करने हैं फिजिक्स में, जिससे आप लोग काफ़ी अच्छा स्कोर कर सके। काफ़ी बच्चों का इस समय सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया और वो लोग काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं सिलेबस को कंप्लीट करने में, एंड मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का सिलेबस कंप्लीट नहीं ही हो पाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से उन टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है, जिससे आप लोग एग्जाम से पहले उन टॉपिक्स के तो स्पेसिफिकली ना ही छोड़ो। अगर आप कोई और टॉपिक को छोड़ देते हो तो आपको इतना लॉस नहीं होगा, लेकिन अगर आप जो मैं टॉपिक्स इस वीडियो में बताने वाला हूँ, अगर आप उन टॉपिक्स को छोड़ देते हो तो आपको एक मेजर लॉस झेलना पड़ेगा। वैसे तो आपको कुछ भी छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि काफ़ी बच्चों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स काफ़ी जानने होते हैं, तो चलो वीडियो को बिना देर करे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 फोर्स के बारे में बात करें तो फोर्स की जो पहली यूनिट है मोमेंट ऑफ फोर्स एंड इक्विलिब्रियम, इसमें आप लोगों को टॉर्क देखने को मिलता है। मोमेंट, टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स और टॉर्क, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द टर्निंग ऑफ अ बॉडी, ये बहुत आता है, स्पेशली इसकी जो डेफिनेशन रहती है टॉर्क की वो बहुत ज़्यादा आती है। मेजरमेंट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। प्लस आपको 1.2 में जितनी भी ये यूनिट्स के रिलेशंस दिए हुए हैं ये बहुत आते हैं एग्जाम में। एमसीक्यू वैसे भी इस बार आपका होने वाला है, तो आपको अच्छी तरीके से इसको प्रिपेयर कर लेना है। एंड साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने इस टॉपिक को, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का सीरीज़ है, इसको मैंने डिवाइड करा हुआ है 2 पार्ट्स में फॉर फिजिक्स। तो पार्ट 1 में हम लोग शुरू के आपके जो भी हाफ जितने चैप्टर्स है उसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद हाफ चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो कॉमन एग्जांपल्स ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स होते हैं, इसको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है। इसमें गिव रीजंस क्वेश्चंस बहुत आते हैं। कपल फोर्सेस रहते हैं, कपल फोर्सेस के आपको एग्जांपल्स अच्छी तरीके से कर लेने हैं। 2-3 एग्जांपल इसके अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेने हैं। इसके बाद मूवमेंट ऑफ कपल, इसके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं। ये समझिए ये आपको फोर्स के चैप्टर्स में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है, काफ़ी ज़्यादा। तो इसको अच्छी तरीके से कर लेना। फिर इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज, इसकी डेफिनेशन याद कर लेना, और कुछ ज़्यादा आता नहीं है। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम में स्टैटिक और डायनेमिक इक्विलिब्रियम के बीच में डिफरेंस अच्छी तरीके से कर लेना, ये बहुत आता है एग्जाम में। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, इसके क्वेश्चंस आपको इतने ज़्यादा आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे, आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। तो अच्छी तरीके से इसको भी कर लेना। इसके बाद आपको इसमें और कुछ ज़्यादा देखने को मिलता नहीं है। एग्जाम्पल्स इसमें थोड़े बहुत आपको बुक में दिए हुए हैं, एग्जाम्पल बुक टू बुक डिफर करते हैं। तो अगर एग्जाम्पल आप लोग कर लोगे तो आप लोगों के लिए ही काफ़ी प्रॉफिटेबल रहेगा, क्योंकि एग्जाम्पल्स में काफ़ी अच्छी वैरायटी के क्वेश्चंस मिल जाते हैं। इसके बाद बात करेंगे हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में। तो इसमें आपको ये जो टेबल यहाँ पे दी हुई है, इसको बहुत ही ढंग से आप लोग प्रिपेयर कर लेना। ये बहुत आती है एग्जाम में, डायरेक्ट क्वेश्चन इसके आते हैं, और वैसे भी इस बार एमसीक्यू होने वाला है, तो बहुत सारे क्वेश्चन इसके आने वाले हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी को अच्छी तरीके से इसकी डेफिनेशन को प्रिपेयर कर लेना। बाकी इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। इसके बाद जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों का इस समय सिलेबस तो खत्म हो ही गया होगा और काफ़ी बच्चों का नहीं भी हुआ होगा, तो अब आपको रिवीजन करने की ज़रूरत है। तो रिवीजन तो आपको क्वेश्चन से ही होगा अच्छी तरीके से। तो आप लोगों को सैम्पल पेपर्स तो अच्छी तरीके से लगाने ही पड़ेंगे। तो सैम्पल पेपर्स के लिए आप ओसवाल गुरुकुल के 61 सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स को कंसिडर कर सकते हो। काफ़ी सारे और पब्लिकेशन के भी सैम्पल पेपर देखने को मिलते हैं, लेकिन उन सैम्पल पेपर में आपको एरर इतने सारे देखने को मिल जाएंगे कि आप लोग रिवीजन कम, अपने आप को गलत ज़्यादा पाओगे। इसलिए उस उन पब्लिकेशन के सैम्पल पेपर्स को आप मत कंसिडर करना। इसके अंदर आपको आपके जो न्यू स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर है उसके हिसाब से सैम्पल पेपर्स देखने को मिलते हैं, क्वालिटी सैम्पल पेपर देखने को मिलते हैं। जो टारगेट ओरिएंटेड क्वेश्चन है जिस पे आप फंसोगे वही क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। उल्टे सीधे क्वेश्चन, पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाले क्वेश्चन इसमें नहीं मिलेंगे आपको। इसमें आपको ट्रिकी अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और आंसर्स के साथ साथ एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि भाई मेरा ये आंसर गलत है और बुक में कोई आंसर ये दिया हुआ है, तो क्यों वही आंसर। आपका कोई आंसर गलत होता है तो आप क्या टीचर के पास जाओगे कि मुझे समझा दो, एक दो क्वेश्चन के लिए चले जाओगे और हर समय टीचर भी अवेलेबल नहीं रहेगा। तो आपको इसके अंदर एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिलती है, जो कि आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आने वाली है, और हर सब्जेक्ट के इसमें आपको मिलते हैं। कुछ कुछ स्कूल्स में फिजिकल एजुकेशन फॉलो होती है, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक एप्लीकेशन, कमर्शियल स्टडीज, कमर्शियल एप्लीकेशन, होम साइंस, ये सब भी फॉलो होती है। लेकिन अदर पब्लिकेशंस के जो आते हैं उसमें ये चैप्टर्स आपको देखने को ही नहीं मिलते हैं। तो उन चैप्टर्स के भी इसमें आपको स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर और सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स दिए हुए हैं। साथ ही साथ जो आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स रहते हैं लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ज्योग्राफी, उसके भी आपको सैम्पल पेपर्स देखने को मिल जाते हैं, और एक अच्छी क्वांटिटी में आपको सैम्पल पेपर्स देखने को मिलते हैं। मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए तो मैं कहूँगा सैम्पल पेपर्स आपको
100% लगाने ही पड़ेंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लोग नहीं लगाओगे मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में, तो आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो बिल्कुल नहीं बन पाएगा, एंड एट द एंड आपका काफ़ी बड़ा अमाउंट ऑफ मार्क्स आप लूज करोगे, क्योंकि आपका पेपर ऑन टाइम कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। So that is why I would request you to go for sample papers, and I have put the link of these sample papers in the description box. You can consider it. तो हम वर्क एनर्जी पावर में बात करते हैं, तो इसमें सबसे पहले तो आपको वर्क की डेफिनेशन अच्छी तरीके से आनी चाहिए। मेजरमेंट ऑफ वर्क, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। असलियत में तो होता है एफ एस कॉस थीटा, तो वो आपको बाद में इन्होंने दिया हुआ है, तो काफ़ी बच्चे ये पढ़ के एफ एस कॉस एफ इंटू एस लिख के चले जाते हैं, लेकिन वो तभी वैलिड है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो रहे हो। अगर फोर्स किसी और डायरेक्शन में हो गया और डिस्प्लेसमेंट किसी और डायरेक्शन में हो गया, तो आपको एफ एस कॉस थीटा लगाना है, और ज़्यादातर जगह आपको यही फॉर्मूला फॉलो करना है। देन आपको सम स्पेशल केसेस दिए हुए हैं, इसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो स्पेशल केसेस अच्छी तरीके से करके जाना। और यहाँ पे भी इन्होंने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को करा हुआ है, तो अगर आपने पहले का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं पढ़ा होगा तो आपको ये चीज़ समझ में नहीं आने वाली। वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी है, जो कि एफ एस के बराबर होता है। लेकिन जब ग्रेविटी वर्क करती है, जब ग्रेविटी के द्वारा जो फोर्स लगता है 9.8 न्यूटन का, और जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है वो भी उसी डायरेक्शन में होता है, तब जो आपका वर्क होता है वो एम के बराबर होता है। इसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इसके बहुत सारे आते हैं। देन आपको यूनिट्स ऑफ वर्क देखने को मिल जाती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे 1 अर्ग में कितना आपको डायन देखने को मिल जाते हैं, तो इसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं। 1 अर्ग में कितने डायन सेंटीमीटर रहते हैं, और उसकी जो डेफिनेशंस रहती है, आपको इस तरीके से आता है कि एक्सप्लेन द नंबर ऑफ एक्सप्लेन द यूनिट्स ऑफ वर्क। तो आप लोग तो लिख के चले आओगे यूनिट ऑफ वर्क, आपको डायरेक्ट आप लिख दोगे कि यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन मीटर और जस्ट जूल, लेकिन वो नहीं होती। आपको डायरेक्ट एक्सप्लेन भी करना है। ये आपको जो डेफिनेशन दी हुई है कि 1 जूल ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेसेस अ बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन इट्स ओन डायरेक्शन। ओन डायरेक्शन का यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो उसको अच्छी तरीके से करके जाना। देन पावर, पावर की डायरेक्ट डेफिनेशन और फॉर्मूला आप लोगों को ऑन द टंग आपको आना ही चाहिए। यूनिट्स एंड पावर देखने को मिल जाती है। देन एनर्जी एज वर्क डन, इन सब के आपको अच्छी तरीके से ये जितने भी दी हुई है यूनिट्स ऑफ एनर्जी, इनको करके जाना है। जितनी भी यूनिट्स आपको आपके फिजिक्स में देखने को मिलती है वो बहुत ही अच्छी तरीके से करके जानी है, और जितने भी कन्वर्जन्स है वो करके जाना है। अभी आप सेमेस्टर 1 का पेपर उठा के देखोगे तो उसमें आपको हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं, कितने किलो वॉट होते हैं, इसका क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तो लगा के ही जाने होंगे। जो सैम्पल पेपर्स है उसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाते हैं। द डिफरेंस बिटवीन एनर्जी एंड पावर, ये भी आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। आफ्टर इट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है। सो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में आपको पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन अच्छी तरीके से आनी चाहिए, और उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ये अच्छी तरीके से आना ही चाहिए। आफ्टर इट काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन और उसके जितने भी आपको फॉर्मुलेज दिए हुए हैं वो अच्छी तरीके से आना चाहिए, स्पेशली पी इज इक्वल टू √2 mk। इसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में। आफ्टर इट वर्क एनर्जी थ्योरम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको धोखे से भी लीव करने की कोशिश मत करना, ये बहुत बार एग्जाम में आती है, तो इसको अच्छी तरीके से कर लेना। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहती है कि जितना भी वर्क किसी भी तरीके का, मैकेनिकल वर्क या फिर कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा किया गया वर्क, या आप थोड़ा सा 11th में समझोगे नॉन कंजर्वेटिव एंड कंजर्वेटिव, लेकिन जितने भी प्रकार के फोर्स होते हैं जो वर्क करते हैं बॉडी पे, यानी फोर्स किसी बॉडी पे एक्ट करा और उस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट आया, तो जो वर्क डन हुआ फोर्स के द्वारा वो बराबर होगा जितना चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई 3-4 फोर्स लगे किसी बॉडी पे जो कि उसको डिस्प्लेस करे 1 मीटर, तो टोटल वर्क डन ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्विवेलेंट टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट बॉडी। तो आप लोग समझ ही गए होंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। आपको दे देंगे 4-5 फोर्सेस की ये फोर्सेस बॉडी पे एक्ट करे, इसके अंदर इतना डिस्प्लेसमेंट आया, तो मुझे बताओ कि टोटल वर्क डन बाय द फोर्सेस क्या है। तो आपको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली वर्क एनर्जी थ्योरम के द्वारा आंसर बता देना है। देन डिस्टिंक्शन बिटवीन पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बेसिक है, ये बहुत आता है। देन कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी, ये भी क्वेश्चन बहुत आते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी देखने को मिलता है, इसमें आपको डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में इतना कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, ये सब चीज़ें आपको नहीं आएंगी, डेफिनेशंस वगैरह नहीं आती एग्जाम में, कभी कभी पूछ लेता है बहुत माइनर केस में, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। जो कन्वर्जन ऑफ द वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरीके से करके जाना और काफ़ी बेसिक होता है।
जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस तरीके से लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, इसका एग्जांपल दो। तो डायरेक्ट इलेक्ट्रिक बल्ब में तो आप दो दो आंसर तक दे सकते हो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में तो कन्वर्ट हो ही रही है, साथ ही साथ हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट हो रही है। तो इलेक्ट्रिकल टू हीट के लिए भी आ जाए तो भी आप इलेक्ट्रिक बल्ब लिख सकते हो, और अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से लाइट एनर्जी में आपको जाना है तो भी आप इलेक्ट्रिक बल्ब दे सकते हो। और क्वेश्चन आते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू साउंड एनर्जी, तो आप डायरेक्टली स्पीकर्स कर सकते हैं। रूम स्पीकर्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, जब हम लोग किसी बैटरी को चार्ज करते हैं तो बैटरी के अंदर लिथियम आयन होता है, तो वो चार्जेस में हो जाती है कन्वर्ट। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग देते हैं वो लिथियम आयन के चार्जेस को चार्ज कर देती है। और उसके बाद जो हीट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी रहता है, आप स्टीम इंजन्स को देखो, कुछ कुछ तरीके के स्टीम इंजन्स में क्या होता था कि जो हीट एनर्जी थी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होकर देन मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कम होता है। ज़्यादातर तो आपको हीट एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी में आंसर देना है, लेकिन आप दे भी दोगे तो भी आपका आंसर गलत नहीं होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। इसके पहले आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। काफ़ी बच्चों को लगता है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी आपके सिलेबस के आउट है, तो ऐसा नहीं है, आप सिलेबस में देख सकते हो। आपको जो मशीन्स है उसके बाद इन्होंने मेंशन करा हुआ है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी स्पेशली लिखना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, कंजर्वेशन एनर्जी भी एक ही बात है। एक तो थ्योरेटिकली अगर हम बात करें तो मैकेनिकल एनर्जी का ही कंजर्व हम लोग करवाते हैं, तो ये आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। ये आपके क्वेश्चंस जो होते हैं न्यूमेरिकल्स में आपको काफ़ी मदद करेंगे। आपको थ्योरेटिकल वेरिफिकेशन नहीं आएगा करने को, लेकिन जो इसका मेन समरी रहती है वो आपको काफ़ी हेल्प करने वाली है न्यूमेरिकल्स में। देन एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टू सिंपल पेंडुलम, इसके ज़्यादा कोई क्वेश्चन आते नहीं है एग्जाम में और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर मशीन्स की तरफ आते हैं। तो मशीन्स में जो टेक्निकल टर्म्स रहते हैं, लोड एफर्ट मैकेनिकल एडवांटेज, इसका जो फॉर्मूला रहता है, वेलोसिटी रेशियो, और इसका जो फॉर्मूला रहता है ये आपको अच्छी तरीके से आपको फॉर्मूला आना चाहिए। इसके बाद वर्क इनपुट, इसकी डेफिनेशन आती है, वर्क आउटपुट, इसकी डेफिनेशन आती है। देन एफिशिएंसी, इसका न्यूमेरिकल्स में काफ़ी ज़्यादा रोल रहता है, वो क्वेश्चन में बोलते हैं 70% एफिशिएंसी, 80% एफिशिएंसी, ये आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। इसके डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे लेकिन न्यूमेरिकल्स में काफ़ी मिक्स होकर आता है। देन प्रिंसिपल ऑफ अ मशीन, आउटपुट एनर्जी इज इक्वल टू इनपुट एनर्जी। आइडियल मशीन्स में क्या होता है, आउटपुट एनर्जी और इनपुट एनर्जी बराबर हो जाती है, लेकिन एक्चुअल मशीन ऐसी नहीं होती। एक्चुअल मशीन में तो जो आप इनपुट दे रहे हो वो आउटपुट के बराबर आता ही नहीं है कभी। एक तरीके से देखा जाए तो आइडियल मशीन की 100% एफिशिएंसी रहती है, लेकिन एक्चुअल मशीन की 100% एफिशिएंसी नहीं रहती। देन रिलेशनशिप बिटवीन एफिशिएंसी, मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो, ये काफ़ी आता है और उसके क्वेश्चंस भी काफ़ी बनते हैं। देन लीवर्स, जो आपका पोर्शन है वो सिलेबस में शायद नहीं है। पुली है, पुली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भर भर के आते हैं, तो पुली तो आपको अच्छी तरीके से आना ही चाहिए। ये आपका जो मेन पुली के क्वेश्चंस रहते हैं, यूजिंग वन फिक्स पुली एंड अदर मूवेबल पुली, जो आपका बताता है कि मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 2 to the power n, जहाँ पे n आपकी नंबर ऑफ मूवेबल पुलीज होती हैं। इसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं, आपको पुली बना के दे देंगे और वो मैकेनिकल एडवांटेज पूछेंगे आपसे। तो इस वीडियो में हम लोग मशीन्स तक ही बात करते हैं। अगली वीडियो में पार्ट 2 में हम लोग आगे के चैप्टर्स, रिफ्रैक्शन, जो आपकी लाइट है, और उसके बाद जो आपके साउंड है, इलेक्ट्रिसिटी है, इन सब के बारे में भी बात करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको इस वीडियो को देख के काफ़ी कुछ समझ में आया होगा और आपको पता चला होगा कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे फॉर योर एग्जामिनेशन। और सैम्पल पेपर्स जो उस सवाल के हैं उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ज़रूर से एक बार चेकआउट करना। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।